नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी रसूल मिस्त्री। बहुत कम अरसे में ही इस छोटे से गंवारू शहर में काफी परिवर्तन हो गए हैं। आशा से अधिक और शायद आवश्यकता से भी अधिक। स्कूल और हॉस्टल की भव्य इमारत को देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि आज से महज 8 साल पहले अधिकांश क्लास पीपल के नीचे लगते थे। बरसात की रात में हॉस्टल के छात्र टूट टाट घर टपकत खटियों टूट की पुनरावृत्ति करते थे। शहर भर का कूड़ा जिस स्थान पर फेंका जाता था वहीं आज विशाल टाउन हॉल है, क्लब है और पुस्तकालय है। गफूर मियाँ का चमड़े का गोदाम तस्वीर महल हो गया है। कभी उस गली से गुजरने के समय भाग्या मेहतारनी भी होठ सिकोड़ कर नाक पर आंचल डाल लेती थी, और आज तो स्वच्छता और पवित्रता की पुतली मिस छाया भी उस गली में मन ही मन गुनगुनाने की चेष्टा करती है, हमको है प्यारी हमारी गलियां। खलीफा फरीद और फटफटाने वाली फटीचर सिंगर मशीन और उसकी कैंची की काट छाट के दिन लद गए हैं। मॉडर्न कटफिट के लत्तू मास्टर का जमाना है। रेस्टोरेंट और टी स्टॉलों की संख्या तो साग भाजी की दुकानों से भी बढ़ गए हैं। युद्ध और महंगी के बावजूद नई नई स्कीमें बन रही है, बिगड़ रही है। शहर का पूरा काया पलट हो गया है। लेकिन सदर रोड में उस पुराने बरगद के बगल में रसूल मिस्त्री की मरम्मत की दुकान को तो जैसे जमाने की हवा लगी ही नहीं। कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नवीनता नहीं। फटी हुई दरी पर बैठकर मरम्मत के काम में मग्न रसूल और उसका बेटा रहीम दोनों के बैठने की जगह भी नहीं बदली। आसपास में मरम्मत के लिए आई हुई चीजें साइकिल के पुराने चक्के, ट्यूब, सीट, पैडल, चेन, हैंडल, ब्रेक, पेट्रोमैक्स, स्टोव, हारमोनियम, ग्रामोफोन वगैरह इर्द गिर्द बिखरे हुए औजार, छोटे बड़े पेच, एक काठ के पुराने बक्स में प्रायः सभी चीजों के पुराने पुर्जे, रेंच, रेती, छेनी, हथौड़ी, पेचकस, टूटे स्प्रिंग आदि। पास में ही एक छोटी सी पुरानी अलमारी में पुराने और नए डिजाइनों के छोटे बड़े बिगड़े हुए टाइम पीस, टनलब, ट्यूब के 2-3 खाली डब्बे, छोटी बड़ी कितनी ही चीजों पर सब पुरानी और बिगड़ी हुई। अलमारी के ऊपर पुराने ग्रामेफोन का एक चोंगा औंधाया हुआ, दीवार पर डनलप और गुड ईयर तथा वॉच कंपनियों के 34, 36 और 58 के पुराने कैलेंडर, मिस कज्जन की एक फटी हुई रंगीन तस्वीर, 2 दीवार घड़ियां, एक बिना डायल की, दूसरी बिना पेंडुलम की। बिना पेंडुलम वाली घड़ी पता नहीं कितने दिनों से 3 बजा रही है। दूसरी अपने आंतरिक यंत्रों का प्रदर्शन कर रही है। उसकी स्प्रिंग के पास ही मकड़ी ने अपनी जाली लगा दी है। दूसरी ओर रहीम बैठा चुपचाप काम कर रहा है। टीन की कुर्सी पर बैठकर ग्राहक अपनी बिगड़ी हुई चीज को बनते देख रहा है। सामने के बरगद के तने पर जहां रोज नई दुकानों के विज्ञापन, दवाइयों के पर्चे, नेशनल बार फ्रंट के नारे, सिनेमा के इश्तिहार चिपकाए रहते हैं, एक पुरानी टीन की तख्ती पर जाने कितने वर्षों से लटक रही है, जिस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रसूल मिस्त्री, यहाँ मरम्मत होता है। इस साइन बोर्ड पर बहुत दिनों से पढ़े लिखे लोगों की मंडली ने टीका टिप्पणी की है, व्यंग कसे हैं और रसूल के सामने संशोधन के प्रस्ताव रखे गए, पर आज भी वह तख्ती उसी तरह लटक रही है। हाँ, किसी शैतान लड़के ने तख्ती से उस पर लिख दिया था, यह आदमी की भी मरम्मत होती है, सो उसे भी मिटाने की कोई आवश्यकता शायद नहीं समझी गई। रसूल मिस्त्री, मझोला कद, कारीगरों की सिकाया और नुकीले चेहरे पर मुट्ठी भर गंगा जमनी दाढ़ी, 60 वर्ष की लंबी उम्र का कोई भी विशेष लक्षण शरीर पर प्रकट नहीं हुआ। फुर्ती चुस्ती जवानों से भी बढ़कर सादगी का पुतला,
मोटिया कपड़े की एक लुंगी और कमीज, पान, चाय और बीड़ी का भक्त, कभी हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना, वह जानता ही नहीं। गप्पी भी नंबर 1 का, पर अपनी जिम्मेदारी को कभी न भूलने वाला। काम के साथ ही साथ वह बातचीत का सिलसिला भी जारी रख सकता है। ढक ठुक ढक ठुक ढक ठुक, जो समझे न जी, दोजक बहिश्त, सड़क नरक सब यही है। यही अच्छे और बुरे का नतीजा तो यही मिल जाता है। रामचंद्र बाबू को देखो ना, अरे रहीम जरा पेशकश फेंकना। तो रामचंद्र बाबू, अरे भाई छोटे वाला, छोटा वाला, रह गए पूरे भोकू, तुम इससे भला। हाँ यही रहीम, रसूल मिस्त्री का एकमात्र पुत्र, सांवला सा हट्टा कट्टा जवान, परम प्रीत भक्त और आवश्यकता से अधिक नग्न। बाप की मौजूदगी में कभी उसे मुंह खोलकर बोलते नहीं देखा गया। जहां 2-4 आदमी काम लेकर आए कि उसकी सहिष्णुता की परीक्षा आरंभ हो जाती है। छोटी सी गलती पर भी रसूल मियाँ पिनक उठते हैं। दिन भर काम में जुटे रहने पर भी आलसी, कामचोर, लापरवाह और कभी कभी आवारे की उपाधि भी उसे मिल जाती है। रसूल मियाँ बकते रहते हैं और वह शांत होकर चीजों वालों को समझाता रहता। उसका स्प्रिंग टूट गया है और होल्डिनेट, बस रसूल मियाँ इसमें भी अपनी टांग अड़ा देते। देखिए कहाँ क्या हुआ है। वाह रे लड़के, सिर्फ स्प्रिंग टूटा है? अच्छा ले, हम नया स्प्रिंग फिट कर देते हैं, होल्डिंग नट भी बदल देते हैं, मशीन चलाकर रिकॉर्ड बजा दे तो समझे कि हो गया पक्का मिस्त्री। अरे उलुआ, बैलेंस कैसे ठीक होगा? बैलेंस? रहीम अपने होठों पर एक सज्जन मुस्कान लाकर निगाहें नीची कर लेता। शहर से 2 मील पूरब एक छोटी सी बस्ती में मिस्त्री का घर है। मिस्त्री के पूर्वज कभी खुशहाल किसान थे, पर आज तो जायदाद के नाम पर 3 झोपड़ियां और मवेशियों में कुछ बकरियां और मुर्गे मुर्गियां रह गई है। आमद का यह हाल है कि जिस दिन दुकान बंद उस दिन खाना बंद और खर्च नवाबी। 30 दिन कबाब और कलिया, हलवे और सेवैया ही पकती है। बेटा और पतोहू तो कुछ कहने से रह गई बुढ़िया, सो वह बेचारी अपनी जवानी के दिनों से ही काट कपट, कम खर्च और संचय के सभी तरीकों को आजमा कर हार गई है। रसूल मियाँ की उम्र खयामी फिलासफी के आगे उसकी कोई भी दलील न टिक सकी और न कभी उसकी सुन सकी गई। पर वह है कि अब भी बोलने से बाज नहीं आती। जेब ही रहीम के हाथ में किसी चीज की पोटली देखती पूछ ही बैठती है, पोटली में कहा है हो रहीम? कलेजी है, रहीम भिनभिनाकर उत्तर देता। कितना है? शेर भर। का भाव दिया? अल्लाह 2 रुपया शेर। आग लगे ऐसी जीभ में, 2 रुपया शेर कलेजी। हम पूछते हैं तो से रहीम कि अल्लाह तोरे कब अकील देवे हैं। ओके, सिर पर तो खैभूत सवार है, खैभूत। तेरे मुंह में अल्लाह ताला ने बोली न दिया है। बुढ़िया बैठकर कलेजी के शौक को कोसती रहती। रहीम चुपचाप वहां से खिसक जाता। बुढ़िया की गोद में बैठा हुआ पोता कलेजी की पोटली की ओर बार बार झपटता और बुढ़िया उसको बार बार रोकती। हाय हाय, हमरे तक कुछ न सूझे हैं। घंटों वह बरबाती रहती। बाप बेटे दोनों की बुद्धि मारी गई है। जमाना देख कर नहीं चलते। खाने पीने के पीछे लोगों की जो दुर्गति हुई है, आंखों देखी घटनाओं का उदाहरण दे देकर यह साबित करती है कि ऐसे चटोर मरने के समय कफन के लिए भी कुछ नहीं छोड़ जाते। आदि वह अपनी किस्मत को ठोकती रहती। ठीक उसी मौके पर मियाँ रसूल आ पहुंचे। सबसे पहले जनाब तलब करते कि कलेजी अब तक इस तरह क्यों पड़ी है। बुढ़िया मुंह लटकाए चुप रहती है। रसूल मियाँ अंदर जाकर मिर्जई खोल आते, वो सारे पर जमकर बैठ जाते। पतोहू गुरकी दे जाती तो 2 वर्ष का नटखट पोता करीम दादी की गोद को छोड़कर दादा की गोद में आकर बैठ जाता
और दादी की ओर उंगली दिखाकर तोतली बोली में दादी की शिकायत करने लग जाता। खित खित बुढ़िया इमाम में लेमन जूस और बिस्कुट पाकर जोर जोर से पुकार पुकार कर दादी को चिढ़ाने लगता है। खित खित बुढ़िया, खित खित बुढ़िया। रसूल मियाँ गुरगुरी में कस लगाते हुए गंभीर हो जाते, फिर पूछते, हम तोरे पूछे हैं रहीम की अम्मा कि आखिर तेरे यह रोज रोज की खिटखिट की आदत कब छूटेगी। जब देखो तब वही हाल, जब सुनो तब वही बात। आखिर हम पूछे हैं कि तोरे लाज शर्म। चुप रहा, लाज शर्म के बाद ओहिल बुढ़िया तरक उठती। चुप करने वाली की ऐसी तैसी रसूल मियाँ भी गर्म पड़ जाते। हम तो 100 बार नहीं 1000 बार कहेंगे, तोरे लाज शर्म जरा भी नहीं, सब धोकर पी गई। तेरा बस चले तो सबको फाका करा के छोड़े। शौक से कभी कोई चीज लाओ कि बिना खिटखिट किए चैन नहीं। खिटखिट बुढ़िया करीम बिस्कुट खाते पीते कलकलारी भर कर बोल उठता। बेचारी बुढ़िया रो देती, अल्लाह ताला उसे उठा ले। अब कौन सा दिन देखने के लिए वह जी रही है। वह इस घर की कौन है, वह क्यों बोले। नेकी की बात कहने से वह बेहया हुई, बेशरम हुई। पोतोहू कलेजी की पोटली लेकर काटने लग जाती है। रहीम अपनी कोठरी से निकलकर बाहर चल देता। बुढ़िया बैठो सिसकती रहती। रसूल काका है घर में, बाहर से कोई आवाज देता। कौन है? फकरुद्दीन। अंदर आ जाओ, क्या बात है। रसूल मियाँ गुरगुरे की नली मुंह से हटाते हुए जवाब देते, काका रशीद को दिन से ही पेट मुंह दोनों चले हैं, दवा तो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, देह भी ठंडा। तो दिन से कान में तेल डालकर सोया काहे था। रसूल मियाँ बीच में ही बात काटकर उठ खड़े होते हैं। चलो देखें, कुछ नहीं होगा, खट्टा मीठा खाई है, ठीक हो जाएगी, कहकर वे अंदर चले जाते। इस्माइला कैसा है रे फकरू? बुढ़िया पूछती। तोरे दुआ से अब अच्छा है काकी, तू तो अब कभी आती भी नहीं। इस्माइला की माँ कहे कि काजी नाराज है। दूर पागल, नाराज काहे होवे। करीमा किक मारे फुर्सत मिले तब तो। रसूल मियाँ जेब से छोटी बड़ी शीशियाँ मूस कर निकल पड़ते। चल। बुढ़िया हाँ ही अपने बोलती, जरा ठिकाने से देखिए तो, दवा नहीं रहे शहर से मांगा हूँ। दादा के चले जाने के बाद करीम मियाँ धीरे धीरे दादी के पास जाकर बैठ जाते और बेमतलब की हंसी हंसकर संधि का प्रस्ताव करने लग जाते। यदि दादी अर्धभुक्त बिस्कुट लेकर भी संधि कर ले तो कोई हर्ज नहीं। चल हट शैतान, जा अपने दादा के पास, बड़ा आया है, वहां से बिस्कुट देकर फुसलाने। हम तो खिटखिट बुढ़िया है, कहकर वह रूठी सी रहती। पर मियाँ करीम अच्छी तरह जानते हैं कि इस मौके पर क्या करना चाहिए। जबरदस्ती गोद में बैठकर अनुपस्थित दादा की शिकायत करने लग जाते। दादा फौज, दादा चट्टू। दादा दादी के होठों में छिपी मुस्कान को वह लक्ष्य कर लेता और अजीब भाषा में हंस बोलकर दादी को रिझाने लग जाता, जिसका यह अर्थ हो जाता है कि दादा के साथ तो क्षणिक संधि सिर्फ बिस्कुट के लिए हुई थी। देखा कैसे दादा से ठगकर बिस्कुट ले लिया। इसी को कहते हैं राजनीतिक दाव पेच। कलेजी काटते काटते अम्मी आंख दिखाकर कहती, अच्छा आवे हैं तोरे दादा, सब ठकमंती तोरे आज बाहर करवावे हैं। करीम मियाँ भला अम्मी की बात को कैसे बर्दाश्त करे। अम्मी तो घर भर में सबसे कमजोर है, देह प्राणी है। करीम मियाँ ने उसकी खुशामद न कभी की है और न करेगा, और उसकी यह हिमाकत की धमकी दे। थोड़ी देर गंभीर होकर चुप रहने के बाद मुस्कुराती हुई अम्मी को आप डांट देते, चुप होकर आए दे दादा को। अम्मी फिर धमकी देती। इस बार करीम मियाँ पाजामे से बाहर हो जाते, दादी की गोद से उठकर खड़े होते और आसपास प्रहार करने योग्य किसी वस्तु की तलाश करने लग जाते। मोटी लाठी को उठाने में असफल होकर
खाली हाथ ही अम्मी पर धावा बोल देते। बाल पकड़कर घसीटने लग जाते। अम्मी चिल्ला उठती, छोड़ शैतान छोड़, नहीं कहूंगी दादा से, छोड़। दादी हंसती हुई जाकर उसे पकड़ लेती। करीम मियाँ अपनी भाषा में धमकी देते, फक्कर दादा को, अब्बा को और तुमको मारकर घर से निकाल दूंगा। अगर अम्मी मुंह चिढ़ा देती तो फिर मैदान जंग में उतरने का उपक्रम करने लग जाते, पर दादी रोक देती। सिर्फ दांत काट काट कर बलबला कर बैठ जाते। दादी और अम्मी इस संकेत को समझती है। बुढ़िया कहती है, आज दूध पिए के वक्त तोरे है दुलारे छोड़ेगा, याद रखियो। करीम ने इधर कुछ दिनों से एक नया तरीका निकाला है। दूध पीने के समय वह रह रह कर उसका प्रयोग करता है। अम्मी चीख उठती है, अम्मा रे, और अपनी सफलता पर अम्मी की चीख पर करीम खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रसोई घर में पतोहू कलेजी पकाती रहती है। बुढ़िया पुकार कर कहती है, देखना ज्यादा कड़ा मत कर देना, नहीं तो खाने के समय तूफान खड़ा कर देगा। 2-3 बार से नमक मिर्च मसाले के संबंध में चेतावनी देने के बाद वह खुद रसोई में पहुंच जाती। पुतोहू की गोद में करीम को देते हुए बोलती, जा बच्चा जा, मैं देखूं सालन। पुतोहू मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर हो जाती। गांव में चक्कर लगाकर रहीम अपनी कोठरी में वापस आ जाता। स्वामी, स्त्री और बेटा तीनों जने मिलकर पुराने जापानी ग्रामोफोन पर कमला झड़िया का गीत सुनने में मशगूल हो जाते। रसूल मियाँ जब लौटते तो हाथ में बसंती तारे की लबनी रहती। आंगन में दस्तखान भी बिछाता। ऊँघते हुए करीम मियाँ भी उठ बिठलते। रिकाबी बंधना और गिलास घसीट घसीट कर दादा के पास ले जाते। तीनों जने मिलकर तृप्तिपूर्वक रोटी कलेजी खाते रहते। बीच बीच में तारी का दौर चलता रहता। बुढ़िया पास में बैठकर परोसती रहती। वाह, सालन तो खूब बना है। सुनते ही बुढ़िया निहाल हो जाती। करीम मियाँ भी एकाध घूंट पीकर झूमने लगते। लबनी में बची हुई तारी बुढ़िया को सुपुर्द करते हुए रसूल मियाँ फम्माती, एक गिलास कोई बहू को दे दे, आजकल तो एकदम चमगुदरी हो गई है। एक गिलास रोज पी ले तो देह लौट आए। तारी है, ठड्डा नहीं है रे। अरे हाँ हाँ, तूने कभी पी ही नहीं तो जानेगी क्या। कुछ देर के बाद ही झोपड़ियों में नींद का साम्राज्य छा जाता। कभी कभी रसूल मियाँ को रात में भी उठकर काल में जाना पड़ता और सारी रात रोगी के पास बैठनी बितानी पड़ती थी। सुबह चुपचाप नाश्ते के बाद ही रसूल मियाँ शहर को चल पड़ते। दोपहर का खाना रहीम लेकर जाएगा। घर से चलने के वो तो चल देते ठीक समय पर, लेकिन खाना लेकर रहीम उनसे अक्सर पहले ही पहुंच जाता। घर से निकलते ही गांव भर के शादी विवाह, झगड़े, पंचायत, रोग शोक, दवा दारू आदि के संबंध में सलाह लेते लेते 12 बज जाते। गांव से बाहर होकर खेतों में काम करते हुए लोगों से खेती बाड़ी के संबंध में दो बातें नहीं करे, यह भला कैसे हो सकता है। अरे महंगू, तेरा मेला वाला बाछा कहाँ है? का कहे मामा, आज 2 दिन से न घास खाती है न पानी पीती है। भगवान जाने क्या हो गया है। बस रसूल मियाँ लौट पड़ते। बाछा को देखकर रोग तजवीज कर जड़ी बूटी बतला देते। सिर्फ इतना ही नहीं, किसके बगीचे में किस पेड़ के आसपास वह जड़ी मिलेगी यह भी बतला देते या स्वयं जाकर ला देते। दुकान पर पहुंचकर अपनी जगह बैठते बैठते अपने आप ही बोल उठते, ओह बड़ी देर हो गई। फिर रहीम के काम को कुछ मिनट गौर से देखकर कहते, ला इधर दे देखें। तब तक तुम भोला की घड़ी को देख लो। टूटी हुई कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहीं पूछ दिया कि कौन भोला, तो काम के साथ ही साथ भोला की जीवनी शुरू हो जाती। अजी वही भोला, कसरेसी भोला, मालूम जेल में ही बीए पास कर लिया है, खूब लड़का है भोला भी। यह देखिए, आपकी घड़ी का ईयर स्प्रिंग इतना कमजोर है कि क्या कहा जाए। इसलिए कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार,
महंगा भोला, अपनी धुन का पक्का। वैसे तो बहुत लड़कों को देखा है। सुनने वाला अपरिचित भोला की लंबी चौड़ी दास्तान की भूमिका है सुनकर धीरज खो बैठता। भाई, किस भोला की इतनी तारीफ किए जा रहे हो? अरे वही लंबा लंबा बाल वाला। अरे साहब नहीं, बात काटकर रसूल मियाँ कहते, लंबे बालों वाला तो अमनिंदर है। अमनिंदर वह भी भोला का ही साथी है। वह भी एक अजीब लड़का है, कविश है मालूम। काबित लिखने में उस्ताद है। गांव जैसा सीधा लड़का है। देखने से मालूम होता है आवारा है, मगर ए वो रसूल काका, चलूं देखूं? तो युवती गवालिन सुबकती हुई आकर खड़ी हो जाती। देखा उता तू अब भला रसूल काका दूध के बर्तन फोड़ देलन हाथ पकड़ के लक्को झक्को। अरे कौन कौन? उतीस बाबू का बेटा। सतीश बाबू से नहीं कहा? सतीश बाबू उल्टे हमारे मारे दौड़ल भागा हरामजादी। रसूल मियाँ की त्योरिया चढ़ जाती। काम छोड़कर बरबराते लगते। जितना अमीर है सब एक नंबर का चुट्टा है, चुट्टा। जाओ तुम जरा सौदागर सिंध को बुला लाले। तो सुदमिया ग्वालिन आंसू पोंछती चली जाती, पर रसूल मियाँ की बलबलाहट जारी रहती। बड़ा रुपया का गर्मी हो गया है, औरत की इज्जत पर हाथ उठावेगा? शैतान कहीं का। अरे मिस्त्री, इन छोकरियों को कम मत समझो। एक ही खेली खिलाई होती है। भला ऐसी जवान लड़की को शहर में दूध बेचने के लिए जाने की क्या जरूरत? चुप रहिए साहब, यह लड़की मेरी बेटी दाखिल है। गांव की लड़कियां बड़ी सीधी होती है, समझे? आपके शहर के तरह नहीं होती। मैं पूछता हूँ दूध की आमदनी से ही जहाँ पेट चलता हो। घर में इस लड़की को छोड़कर सब बीमार हो तो डॉक्टर को बुलाने। दूध घर बेचने जवान लड़की नहीं आवे तो कौन आएगा? बतलाइए। और भले आदमी का यही धर्म है कि दूसरे की बहू बेटी को मुसीबत में देखकर उस पर जुल्म करे। सुदुबिया आकर कहती, सौदागर काका घर पर नहीं है। रसूल मियाँ सुद मियाँ के साथ अकेले ही चल पड़ते। बेला कहने के बाद कहीं वे वापस आते और बरबाते हुए दुकान में प्रवेश करते। बच्चू चले गए एक दिन देहात, सरेआम सड़क पर नहीं पिटवा दिया तो रसूल नाम नहीं। फिर दुकान के एक कोने में बैठी कुंजरियों से पूछते कि अब्दुल की माँ आज बड़ा सवेरे हो गया। बस कुंजरियों की टोली टूट पड़ती, कब से बैठे हैं, जरा हिसाब कर दा बुढ़क। ठहरो ठहरो, एक एक करके। हाँ, तोरे कितना करेला रहा हमीद? 13 शेर। क्या भाव बेची? 4 आने। हाँ तो 13 चौका 52, 52 आना के 3.25 रुपया। देखे पैसा? हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हारा परवल? ए साहब उधर रहीम को दिखाइए, हमको अभी फुर्सत नहीं है, देखते हैं नहीं। हिसाब किताब करते खोटे खरे पैसों की जांच करते शाम हो जाती। रहीम काम बंद कर चलने की तैयारी करता। अरे इन लोगों के साथ लेते जा रहीम, शाम हो गई ना, मैं जरा उधर से होता आऊँगा। कुंजरियों की टोली के साथ रहीम चल पड़ता। धेनु साहू की दुकान पर पहुंचकर कुंजरी ने 2 पैसे की जलेबी और शकरपाला लेने में ही घंटों देर लगा देती और रहीम सड़क पर खड़ा चुपचाप सबों की प्रतीक्षा करता रहता। रसूल मिस्त्री के यहाँ मरम्मत की हुई चीज पक्की होती है। सब चाहते हैं कि रसूल मियाँ के यहाँ ही अपनी बिगड़ी चीज़ों को बनवाए, पर वह दुकान पर जमकर बैठता है कहाँ, और जब बैठता भी है तो अधूरा काम बेटे के सिर पर पटक कहीं देता चल देता है। यही लोगों की शिकायत है। वह जरा खरा आदमी है, साफ साफ बात करना जानता है, इसलिए ग्राहक कम आते हैं। वह छोकरा रघु पहले मियाँ के यहाँ ही नौकर था, आजकल मरम्मत की दुकानें खोलकर माला माल हो गया है। और रसूल मियाँ की दुनिया जैसी थी आज भी वैसी ही है। आज से 10-11 वर्ष पहले की बात है। मैं स्टोव मरम्मत कराने रसूल के यहाँ पहुँचा। स्टोव खोलकर वो देख ही रहा था कि एक अधेड़ देहाती ने आकर भर्राए स्वर में कहा, गहना तो नहीं छोड़ता है, कहता है और सूद लाओ। सुनते ही रसूल मियाँ काम छोड़कर उठ खड़े हुए। मैंने टोका,
फिर स्टोव कल होगा। तो मैं स्टोव ले जाता हूँ, मैंने जगह चिढ़कर कहा। ले जाओ जी, रसूल ने कड़क कर जवाब दिया। यहाँ किसी की इज्जत पर पड़ी है और किसी की काम की सूझी है। बेचारे की बेटी का आज रात में गौना है, गन्ना बंधक पड़ा है, महाजन छोड़ता नहीं। मैं स्टोव लेकर मन ही मन प्रतिज्ञा करके वापस हुआ कि कभी इसकी दुकान में ना आऊँगा और न अपने दोस्तों को आने दूंगा। पर आज रसूल मियाँ को अच्छी तरह पहचान चुका हूँ। बचपन की उस प्रतिज्ञा पर आज भी मुझे दुख है। साइकिल मरम्मत के लिए दी है, 15 दिनों से लौट रहा हूँ। रसूल मियाँ से भेंट ही नहीं होती। रहीम कहता है उन्हीं से ठीक होगा। किसी दिन संयोग से भेंट भी होती है तो देखता हूँ उनके जिम्मे साइकिल मरम्मत से भी जबरदस्त काम है। फटे हाल औरतों को कपड़ा दिलाना। 7 दिन से लौट रही है, भीड़ में दम घुटवाकर कतार में खड़ी होकर भी खाली हाथ लौट आती है। किसी दिन सुनता हूँ गांव में मलेरिया जोर फैला हुआ है और कुनैन मिलता नहीं, इसलिए मिस्त्री कहीं जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाकर आज गांव भर में बांट रहे हैं। रोज चुपचाप लौट आता हूँ और रोज उस बरगद के तने पर लटकती तख्ती को पढ़ लेता हूँ। रसूल मिस्त्री, यह मरम्मत होता है। खली से किसी शैतान लड़के ने जो लिखा दिया है, यह आदमी की भी मरम्मत होती है। उसका मन ही मन समर्थन करके भी भूल जाता हूँ कि साइकिल के बिना मुझे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।